राघव थका मांदा घर आया था। उसने सोचा था कि अब जाकर आराम करेगा। वैसे भी रात के 10 बज चुके थे। राघव सुबह घर से निकल जाया करता था तो रात को आते आते अक्सर लेट हो जाता था। आराम करने के इरादे से वो सीधा अपने कमरे में आया तो देखा पत्नी वैशाली मुंह फुलाए बैठी हुई थी। जरूर कुछ ना कुछ शिकायत लेकर बैठी होगी। मन ही मन सोचता हुआ राघव पलंग पर आकर अभी बैठा ही था कि वैशाली ने बिना देर किए बोलना शुरू कर दिया। देखा तुमने अपनी माँ को? हमेशा अपने छोटे बेटे की मदद करती रहती हैं। हम भी तो उनके बेटे बहू हैं। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी? लेकिन ऐसा नहीं कि थोड़े बहुत पैसे हम पर भी खर्च कर दें। इतनी पेंशन आती है, क्या छाती पर लेकर जाएंगी उन्हें? सारा प्यार सारा खर्च चंदन पर ही लुटाया जाता है, जैसे हमारे बच्चे उनके कुछ नहीं लगते। वैशाली ने अपने मन की भड़ास निकालनी शुरू कर दी थी। अरे अब क्या हो गया? इतनी बार कहा है कि छोड़ दो ऐसी बातों को। आखिर तुम्हारे पास क्या कमी है जो हर बार एक ही बात लेकर बैठ जाती हो? राघव उसे हमेशा की तरह समझाते हुए बोला। अरे क्यों न लेकर बैठूं? उसका अकेले का ही बेटा है क्या जो उसके एडमिशन के लिए माँ ने पेंशन में से पैसे निकाल कर दे दिए? हमारे भी तो बच्चे हैं, कभी उनके लिए फीस तक तो निकाल कर नहीं दी माँ ने। वैशाली उसे बताते हुए बोली। अरे तो हमें कहाँ जरूरत पड़ गई बच्चों की फीस के लिए माँ की पेंशन से पैसे लेने की? भगवान की कृपा से हमारे पास इतना है कि हम अपने बच्चों की फीस भर सकते हैं। हम पर तो राम जी राजी है ना? राघव ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर वैशाली और ज्यादा चिढ़ गई। बस तुम तो ऐसे ही सीधे साधे रह गए। यूं ही चलता रहा ना तो एक दिन तुम्हारी माँ ये मकान भी अपने उस लाडले बेटे बहू के नाम कर जाएंगी और हम ठन ठन गोपाल हो जाएंगे। फिर जब हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा तब पछताओगे। अरे जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो क्यों एक मकान और पेंशन के पीछे इतना हंगामा कर रही हो? अच्छा खासा कमाता हूं मैं। भगवान की कृपा से अपना खुद का प्लॉट भी खरीद लिया है जो कि इस मकान से दुगुना है। दोनों बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। साल में 2 बार कहीं बाहर घूमना फिरना कर लेते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जब देखो तुम बस पैसा पैसा करती रहती हो। तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ और टॉपिक नहीं होता है क्या? अब सोने दो मुझे। अगले दिन मुझे तो मेरा काम धंधा संभालना होता है। तुम्हारी तरह इन सब बातों के लिए मुझे फुर्सत नहीं है। राघव चिढ़कर बोला और पलंग पर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गया। हाँ, सोते ही रह जाना तुम। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। इन्हें तो दुनियादारी तक नहीं आती। यहाँ माँ जी सब कुछ देवर जी और उनके परिवार पर लुटाती जा रही हैं और इनको तो किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन मैं माँ जी को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं। कहती हुई वैशाली भी तुनकते हुए दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। वैशाली इस परिवार की बड़ी बहू थी। घर में माँ जी, उसके पति राघव और उसके 2 बच्चे थे। क्योंकि ये मकान राघव के पिता का था तो साथ में ही देवर देवरानी चंदन और नंदिता का परिवार भी इसी घर में रहता था। उनका एक 3 साल का बेटा था आरव। मकान ज्यादा बड़ा नहीं था पर 2 मंजिला बना हुआ था। नीचे वाले हिस्से में राघव का परिवार रहता था, वहीं ऊपर वाले हिस्से में चंदन का परिवार रहता था। माँ जी राघव के साथ ही रहती थी। राघव का अच्छा खासा व्यापार था जबकि चंदन एक फर्म में छोटी मोटी नौकरी करता था। भगवान की कृपा से राघव के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके बच्चे भी बड़े और अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ तक कि उसने अपनी मेहनत से अपना एक प्लॉट तक खरीद रखा था जो कि क्षेत्रफल में इस मकान से 2 गुना था। वहीं चंदन की छोटी मोटी नौकरी थी तो अक्सर उन्हें पैसों की कमी बनी रहती थी। इस कारण नंदिता भी थोड़ी बहुत सिलाई का काम कर लिया करती थी। हालांकि वो दोनों कम कमाई में भी खुश थे। माँ जी की भी महीने में 20,000 रुपए पेंशन आती थी, इसलिए वो थोड़ी बहुत चंदन की मदद कर दिया करती थी। लेकिन ये बात वैशाली को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मन ही मन वो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी कि माँ जी रहती तो हमारे साथ हैं लेकिन मदद चंदन की ही करती हैं। क्यों नहीं वो चंदन के पास ही जाकर रह लेती हैं? इस बारे में वो राघव से भी कई बार कह चुकी थी कि माँ जी को चंदन के परिवार की इतनी ही चिंता है तो वो उनके पास ही क्यों नहीं रह लेती। लेकिन राघव इसके पक्ष में नहीं था। उसका मानना था कि वो व्यापार में इतनी तरक्की कर रहा है
तो ये उसकी माँ का ही आशीर्वाद है। राघव ने उससे सख्ती से कह दिया कि वो ऐसा सोचे भी ना कि माँ चंदन के पास रहें। आखिर राघव के आगे वैशाली ज्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। पहले जब देवर देवरानी भी साथ रहते थे, उस समय भी वैशाली बहुत ज्यादा किचकिच करती थी। उसे लगता था कि घर का सारा खर्चा उसका पति ही उठाता है। लेकिन जब नंदिता प्रेग्नेंट हुई तो वैशाली ने नाक में दम करके रख दिया। वो नंदिता के खाने पीने हर चीज में रोक टोक करने लगी थी। अब छोटी बहू प्रेग्नेंट थी तो माँ अपने पास से भी कुछ खर्चे कर देती थी। उसके लिए अलग से 1 लीटर दूध लगवा रखा था। ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाकर वो उसके कमरे में रख चुकी थी। जब वैशाली को ये बात पता चली तो उसने काफी हंगामा कर दिया। अरे वाह माँ जी, छोटी बहू के लिए तो सूखे मेवे मंगवाए जा रहे हैं, मेरे लिए तो नहीं मंगवाए थे। क्या मैं आपकी बहू नहीं थी? वैशाली, बहू मैं तेरे लिए ये सब कब मंगवाती? तू तो शुरुआती महीनों में ही तेरे मायके जाकर बैठ गई थी, तो भला इसमें मेरी क्या गलती? फिर भी जब भी मैं तुझे मिलने वहां जाती थी तो तेरे लिए ये सब लेकर जाती ही थी ना, माँ जी ने अपनी सफाई में कहा। लेकिन वैशाली कहाँ समझने वाली थी। बोली, माँ जी ये सब तो बहाने हैं, और आप क्या लाती थी मेरे लिए? वो तो मेरा पति पैसे देता था, वरना आप तो मेरे लिए इतना कुछ करने से रही। वैशाली तुनकते हुए बोली। लगता था जैसे कि वो आज ही अपने मन की सारी भड़ास निकाल कर ही दम लेगी। अब बहू पैसे मैं अपने बेटे से लेती थी या मैं अपने पास से लेकर जाती थी, इसका कोई हिसाब नहीं है मेरे पास। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझसे इस तरह से हिसाब मांगोगी तो मैं पहले से ही कुछ ना कुछ तैयारी करके रखती, सारा हिसाब किताब करके रखती। ये कहकर माँ जी बात को वहीं खत्म कर दिया करती थी। लेकिन अब तो रोज ही बहस होने लगी थी। इसका नंदिता की सेहत पर भी असर पड़ने लगा था। ये देखकर राघव ने ही ये सलाह दी थी। माँ, तुम्हारी बड़ी बहू को समझाना बहुत मुश्किल है। आप तो चंदन और नंदिता को ऊपर वाला कमरा दे दो। पर वैशाली को कोई तर्क समझ में नहीं आता था। बहस इतनी बढ़ी कि राघव को खुद कहना पड़ा, माँ आप ऊपर जाकर चंदन के पास रह लो, नंदिता की देखभाल भी हो जाएगी और घर में शांति भी रहेगी। तब से माँ जी ऊपर के कमरे में रहने लगी थी। तब जाकर माँ ने चंदन और नंदिता को भी ऊपर वाली मंजिल में शिफ्ट कर दिया था। कम से कम नंदिता सामने नहीं होगी तो वो क्या ला रही है या क्या खा रही है, इन चीजों को देखकर वैशाली हंगामा भी नहीं करेगी। लेकिन आज वैशाली ज्यादा चिढ़ चुकी थी। वैशाली का मन अब भी भरा हुआ था और आज उसका गुस्सा फिर फूट पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि माँ जी ने आरव के स्कूल के एडमिशन की फीस दी है, जबकि असल में उन्होंने सिर्फ बैग, यूनिफॉर्म और पानी की बोतल ही दिलवाई थी। आज आरव का स्कूल में एडमिशन कराया गया था और चंदन ने उसका एडमिशन अपनी हैसियत के अनुसार ही कराया था। फीस भी चंदन ने ही जमा कराई थी। लेकिन आरव की स्कूल यूनिफॉर्म, उसका बैग, बोतल जैसे सामान माँ जी ने खुशी खुशी अपने पेंशन के पैसों से खरीद कर उसे दिलवाए थे। लेकिन वैशाली को ये गलत फहमी हो गई कि माँ जी ने एडमिशन फीस के पैसे भी दिए हैं। बस इसी बात को लेकर वो राघव को सुना रही थी। पर यह बात उस समय माँ जी के कमरे तक पहुंच रही थी, क्योंकि माँ जी का कमरा भी उसके कमरे से लगा हुआ ही था। सुनकर माँ जी को बड़ा दुख हुआ। बड़ी बहू इतना पैसा होने के बावजूद भी मन में अपने देवर देवरानी के लिए इतनी नफरत पालकर बैठी हुई है, जबकि वो जब उसके बच्चों पर खर्च करती थी तो वैशाली को हर चीज कमतर ही नजर आती थी। आखिर माँ जी ने ठान लिया कि अब इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। दूसरे दिन जब राघव और माँ बैठकर नाश्ता कर रहे थे तो उस समय माँ जी ने अपने पास से पैसे निकालकर वैशाली को देते हुए कहा, बड़ी बहू ये लो 3,000 रुपए हैं, अपने दोनों बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग और बोतल सब खरीद लेना। ये सुनकर राघव हैरानी से माँ की तरफ देखने लगा। वहीं वैशाली भी पैसे हाथ में लेते हुए बोली, माँ जी इतने से पैसों में मेरे बच्चों की कौन सी यूनिफॉर्म, बैग वगैरह आ जाएंगे? आपको पता भी है कितने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं वो, कितना महंगा सामान आता है उनका। अच्छा, तुम्हारे बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, महंगी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, महंगी महंगी किताबें खरीद रहे हैं, पर फिर भी तुम्हें वो छोटा सा बच्चा नजर आ गया।
जिसे कल स्कूल बैग यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए मैंने 1200-1300 रुपए खर्च कर दिए थे। क्या फायदा तुम्हारी ऐसी अमीरी का जब तुम्हारा मन ही इतना गरीब रह गया, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे देवरानी का बेटा है। क्या कमी है तुम्हारे पास जो दूसरों को देखकर चिढ़ती हो? तुम मदद नहीं कर सकती हो तो दूसरों का हाथ क्यों पकड़ती हो? और हाँ, ये मेरा मकान है, मेरे 2 बेटे हैं, मुझे जो देना है वो मैं दोनों को बराबर ही दूंगी। मेरे मन में दोनों के लिए कोई भेदभाव नहीं है, तो बेवजह तुम हर बात का हंगामा क्यों करती हो? मैं जानती हूँ तुम रुपए पैसे से बहुत अमीर हो, मायके से भी संपन्न हो और राघव भी खूब कमाता है, लेकिन तुम दिल से बहुत गरीब हो। अपने ही देवर देवरानी के बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में कोई ममता नहीं है। तुम खुद भी उस बच्चे के लिए कभी 5 रुपए की भी कोई चीज खरीद कर नहीं देती, जबकि तुम्हारा देवर रोज शाम को तीनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने को जरूर लाता है। ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देता। हैरानी होती है मुझे तुम्हारे व्यवहार पर, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकती। हाँ, अगर मेरा छोटा बेटा खूब कमा रहा होता तो मुझे क्या जरूरत पड़ती उसकी मदद करने की? कई दिनों से बड़ी बहू की बातें बर्दाश्त करते करते आखिर आज माँ ने उसे खरी खरी सुना ही दी। सुनकर वैशाली चुप हो गई और उसके बाद फिर वैशाली ने कभी माँ से इस बारे में बहस नहीं की। शाम को माँ ने राघव को सारी बातें बता दी तो राघव बोला, माँ तुमने ठीक किया, वैशाली के व्यवहार से मैं भी बहुत दुखी होता हूँ। मैं तो खुद भी चंदन को अपने कारोबार में शामिल करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों भाई कारोबार को अच्छे से संभाल सकें। उसकी भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। मेरे काम में मुझे आजकल बहुत नुकसान होने लगा है। शायद मुझे लगता है कि मेरे नौकर बेईमानी कर रहे हैं। मुझे यही चिंता सता रही है, लेकिन वैशाली ऐसा करने नहीं देगी। कमरे में चाय लेकर आती हुई वैशाली ने उनकी बातें सुन ली थी। चाय की ट्रे टेबल पर रखते हुए वो बोली, माँ जी, राघव मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए। माँ जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। तभी तीनों बच्चे दौड़कर आकर उससे लिपट गए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।